क्योंकि जब जनता का सैलाब अपनी जान हथेली पर लेकर जालिम और कपटी सरकार निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, अहंकारी शासकों के गुरूर को चकना चूर करता हुआ अपने अधिकारों को हासिल कर लेता है। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी संसद की मर्यादाओं को कई बार ताक पर रखा जा चुका है। संविधान तो अक्सर रहता ही ताक में है। ताक का मतलब अलमीरा होता है और जाहिर है कानून की सारी किताबें अलमीरा के अंदर ही होती हैं। मेरा मतलब समझने वाले समझ गए, जो न समझें। चलते हैं सीधे मुद्दे की तरफ। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल यानी SAD ने किसान बिल के मुद्दे पर सीधे सीधे सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों के हितों से किसी भी मामले में समझौते से इनकार कर दिया है। इन अदर वर्ड्स, शिरोमणि अकाली दल का कहना यह है कि अगर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी किसी षड्यंत्र को रचती है तो हम हरगिज उसके साथ नहीं होंगे। खैर, संसद में विपक्ष के विरोध के बाद सत्ताधारी पार्टी और सरकार भले अपनी पीठ थपथपा रही हो, किंतु 21 सितंबर के देशव्यापी किसान प्रदर्शनों में जुटी भारी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि देश के किसानों को सत्ता की तरफ से आनन फानन, यानी जो बिल पास किया गया आनन फानन में, इस बिल के पीछे किसी षड्यंत्र की बू आने लगी है। किसान इसको समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दक्षिण में कर्नाटक तथा केरल से किसानों का गुस्सा हर हाल में सरकार की नीतियों के खिलाफ नजर आता दिखाई दिया। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि हम किसानों के हित के ऐतिहासिक कानून बनाते हुए एक तोहफा उनको दे रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना था कि उनको ये गिफ्ट या तोहफा नहीं चाहिए, बस उनको तो किसानों के हित की वो पहली पॉलिसी, यानी जिसको हम APMC कहते हैं, APMC के अंदर सुधार की जरूरत है। हालांकि इसी बीच सोमवार को कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में रबी फसलों के लिए MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का ऐलान किया गया। गेहूं, चना, तिलहन, दलहन इत्यादि में MSP में 2.6 से लेकर 6.0% तक की बढ़ोतरी भी की गई। अधिकतर दर्शक MSP के बारे में शायद जानते होंगे, किंतु कुछ ऐसे भी हमारे दर्शक होंगे जो MSP के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम उनको बता दें कि MSP मिनिमम यानी किसानों के लिए मिनिमम जो प्राइस होता है, प्रोडक्ट प्राइस, वो सरकार की तरफ से तय किया जाता है। और उसका मतलब यह होता है कि जो सरकार रबी और खरीफ की फसलों के लिए मिनिमम कॉस्ट यानी प्राइस उसकी तय करती है, अगर वो मंडी से नहीं मिलती है तो सरकार उसके लिए जवाबदेह होती है, यानी सरकार से वो पैसा लिया जा सकता है। लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण नहीं है आज तक कि MSP जो तय की गई हो और मंडी में किसानों को वो पैसा या वो कीमत ना मिली हो और फिर बाद में किसानों के मिनिमम प्राइसेस सरकार के माध्यम से दिए गए हों। अगर आपके सामने कोई ऐसा उदाहरण हो तो हमें जरूर बताइएगा। बल्कि हमें तो इसके विपरीत ये समाचार जरूर मिले हैं कि बंगाल में जो MSP तय किया गया था मक्का का 2019-20 में, इस बार जब वो मक्का मार्केट में बिकने के लिए गई तो जो 1760 रुपए MSP तय किया गया था, उसका भाव किसानों को, यानी उसका रेट किसानों को, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो ये कि 850 रुपए ही दिया गया। 850 रुपए प्रति क्विंटल। अब इस तरह की रिपोर्ट्स और भी हैं, दूसरे स्टेट से भी आ रही हैं कि जो एक्चुअल MSP तय किया गया था, तो जाहिर है इस पर किसानों का गुस्सा भड़कना, गुस्सा आना बेहद स्वाभाविक है। उस बैठक में PM मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि MSP की जो व्यवस्था है जैसे पहले से चली आ रही है वो वैसी ही चलती आएगी, वैसी ही रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए MSP पर दिया गया है। ये बजट उन्होंने बताया, 1,13,000 करोड़ दिया गया है, यानी इसमें से किसानों की कीमतों की भरपाई की जाएगी। शायद इसका मतलब यही होगा। हालांकि कृषि मामलों के जो विशेषज्ञ हैं और स्वराज पार्टी के वो अध्यक्ष भी हैं, योगेंद्र यादव, आप सब जानते हैं इनको,
यादव जी ने इसको सरकार की रूटीन कार्रवाई कहा, यानी जो एमएसपी में अभी बैठक के बाद रेट बढ़ाए गए 2.6 से 6% तक, ये कहते हैं ये तो रूटीन कार्रवाई है। योगेंद्र यादव जी का कहना है हर साल ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के जो है वो डीए अनाउंसेस जो है वो बढ़ाए जाते हैं। इसी तरह रबी और खरीफ की फसल के रेट और एमएसपी भी जो मिनिमम प्राइसेस हैं वो बढ़ाए जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, उनका ये कहना था रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के लिए। उनका कहना था कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है यानी एपीएमसी एक्ट है, इसमें बदलाव के लिए उन्होंने हवाला दिया 2003 का, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर का उन्होंने हवाला देते हुए कहा योगेंद्र यादव ने कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिजीम में एपीएमसी के अंदर संशोधन के लिए राज्यों को जो है वो पत्र लिखे गए थे, लेकिन जो बीजेपी शासित प्रदेश थे उन्होंने भी उनके यानी वाजपेयी जी के इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया था। यानी बीजेपी, उनका मानना यह है कि बीजेपी शासित प्रदेश या बीजेपी पार्टी किसानों के हित की बात को आसानी से सुनने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा उनका मानना है। यानी कि योगेंद्र यादव जी का विशेषज्ञ हैं वो किसान और कृषि मामलों के। किसानों का मानना है कि एमएसपी में जो बढ़ोतरी की गई है वो बड़े खर्चों से कम है। ये किसान जब निकले रोड पर आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया, सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि किसान ये कहते हैं कि जो एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है वो बेसिकली जो खर्चे हैं उनसे बहुत कम है। खेती में जो लागत 25 साल पहले आती थी उसके मुकाबले आज लागत औसतन 50% ज्यादा हो गई है। तो इस एमएसपी के बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो बहुत कम है। किसानों ने कहा कि सरकार के जो वादे और इरादे हैं उसमें कोई सामंजस्य नजर नहीं आता और ना ही सरकार के वादों पर हमें भरोसा है। अब किसान का भरोसा टूटने लगा है। हमें कृषि बिल नहीं चाहिए, हमको एपीएमसी के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले दामों को सुनिश्चित करवा दें, बस वो हमारे लिए काफी है, ऐसा मानना है सरकारों का। किसानों का जो किसान नेता थे उनका ये वक्तव्य जारी किया गया। एपीएमसी में पॉलिटिक्स है, उनका कहना था, करप्शन है और एक्सप्लॉयटेशन तो है ही, लेकिन किसानों का कहना है कि एपीएमसी के नियमों में सुधार और ठीक करने की जरूरत है, ना कि एपीएमसी की छत जो किसानों के ऊपर है, किसानों के हितों के लिए छत डाली गई है, वो किसानों के सर से हटाई ना जाए, बल्कि एपीएमसी रहे। और जो बड़े साहूकारों को लाने की बात की जा रही है, बड़े साहूकार और कॉरपोरेट घरानों को इसके कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की बात हो रही है किसानों के खेती के सिलसिले में, वो किसानों को फिलहाल मंजूर नहीं है, जिसके बारे में कहा यह गया है कि ये बेसिकली अमेरिकन पॉलिसीज हैं। और यहाँ हम आपको एक बात और बता देते हैं कि अमेरिका में जो किसानों के संबंध में बनाए गए कानून है ना, वो थोड़ा बताना आपको जरूरी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ के कानून कभी कभी यहाँ लागू किए जाते हैं, यानी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज बन रही होती हैं वो हमारे देश में लागू करने की एक कवायद रही है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अमेरिका में दरअसल किसान सीधे खेती नहीं कर सकते हैं, आपको ये पता होगा, बल्कि जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, वो किसानों को ज़मीन उनकी ले लेते हैं, उसके अगेंस्ट उनको पैसा दे देते हैं और फिर वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उसका भाव लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट तो बढ़ गया, क्योंकि वो अच्छा खाद, अच्छा पानी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के साथ आगे मार्केट में जो है वो पैसा देते हैं किसानों को। दूसरे अल्फाज में किसान इस कंपनी का मोहताज हो जाता है, यानी जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जो फाइनेंसर्स होते हैं, उनका मोहताज हो जाता है। लगभग यही फॉर्मूला भारत में भी लागू करने के लिए ये बिल लाए गए हैं, ऐसा मानना है विशेषज्ञों का। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लोगों को अमेरिका के कानून जो किसानों के संबंध में बनाए गए हैं, वहां पर किसान बहुत परेशान है। पहले मैंने ये सुना कि लोग जो है वो अपने घरों के बाहर जो उनकी खाली जगहें होती थी वहां पर खेती वो लगा लिया करते थे, सब्जियां लगा लिया करते थे। लेकिन इस बार ये पता चला 2019-20 में कि अब वहां कि जो कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने आकर पार्कों में और जो बाहर किचन गार्डन्स होते हैं उसके अंदर सब्जियां लगाने तक से मना कर दिया कि यहाँ आप नहीं लगा सकते, ये आपके जो है वो खेती की जगह नहीं है। ऐसा कुछ वहाँ कानून बना दिया गया और वहाँ से वो उनकी खेतियां उजाड़ दी गई। जैसे आमतौर पे हमारे बड़े घरों के बाहर लोग किचन गार्डन्स बना लेते हैं, वहाँ पे भी ये एक प्रवृत्ति है, लेकिन वहाँ पर इस बार ऐसा नहीं किया गया है। तो ऐसा ही होगा कि यहाँ सब कुछ सब्जी, तिलहन, दलहन, धान,
गेहूं, जौ, ये सब कुछ जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में आ जाएगा इन कवानीन के बाद, ऐसा मानना विशेषज्ञों का है। और हमें भी इस तरह की इंफॉर्मेशंस नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर मिल रही हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल जो परेशान करता है वो ये कि जितने वादे किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक और आम नागरिक के लिए इससे पहले मोदी सरकार और खुद मोदी जी ने अपनी चुनावी रैलियों में किए थे, वो सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया। जैसा कि उनके सबसे भरोसेमंद और कैबिनेट के सबसे कदावर नेता अमित शाह ने अपनी टीवी टॉक में ये बात कही थी। अमित शाह ने अपनी टीवी टॉक में ये बात कही थी कि टीवी एंकर से कि ये आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, ये सब जुमले हैं जो चुनावी रैलियों में किए गए हैं। यानी वो सारे वादों को जुमलों में कहकर आगे बढ़ गए। तो ये देश के किसानों को सरकार ये भरोसा कैसे दिलाएगी कि आज देश की जनता से किए गए जो वादे हैं वो जुमले नहीं होंगे या जुमलों में तब्दील नहीं हो जाएंगे। खैर, इसकी क्या वजह, इसकी क्या गारंटी है? कल जब किसानों का माल मंडी में आएगा तो उनको वही दाम मिलेगा जो आज अनाउंस किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर बंगाल में किसानों का, जैसे हमने आपको बताया कि मक्का का जो दाम 2019-20 में तय किया गया था, मिनिमम प्राइस तय किया गया था, वो 1760 था। लेकिन उनको जो मंडी में मक्का लेकर वो पहुंचे इस बार, अभी जो कुछ दिन पहले का रिपोर्ट है, तो 850 रुपए प्रति क्विंटल का रेट उनको मिल रहा था। तो ये सब कुछ आप देखिए, जस्ट हाफ से भी कम। तो ऐसा होता है, लेकिन क्या इसके लिए सरकारें जवाबदेह होती हैं? क्या सरकारें जो एमएसपी है उसके अकॉर्डिंग किसानों को पैसा दिलाने के लिए वचनबद्ध होती है और जवाबदेह भी होती है कि नहीं? इसकी कोई गारंटी कहीं है नहीं। विपक्ष जो है वो मोदी जी पर इस बात का इल्जाम लगाता रहा है कि वो और उनकी सरकार जो है वो हर मामले में झूठ बोलने के अलावा राम मंदिर झूठ बोलती रही है। उनकी सरकार झूठ बोलती रही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने झूठ नहीं बोला और वादे पूरे किए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, 370 और 3 तलाक के वादे उन्होंने पूरे किए। हालांकि ये मुद्दे धार्मिक आस्था से ताल्लुक रखते हैं, जनता के हितों से इनका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है और इससे जनता का पेट नहीं भरता। 370 हटाने से जनता का पेट नहीं भरा, 3 तलाक का बिल लाने से नहीं भरा और राम मंदिर की बुनियाद रखने से देश के आम नागरिक का कोई भला नहीं है। ये सब जानते हैं। वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना जरूरी है, ये हमारे विशेषज्ञ तय करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो बुनियादी जनता के मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात होती, जैसे मजदूर, किसान और इसके अलावा आदिवासियों के बहुत सारे मसले हैं। सत्ताधारी पार्टी को हम आपको ये बता दें कि सत्ताधारी पार्टी को ये बात उस वक्त समझ आएगी, याद रखें इस बात को, जब देश की जनता एक साथ सड़कों पर उतर आएगी। जबकि हमारा मानना है कि सरकार को सड़क पर आने से पहले ही संसद में इन मुद्दों का हल निकाल लेना चाहिए, आपसी बातचीत के माध्यम से निकाल लेना चाहिए और विपक्ष की बात को सुनना चाहिए। और विपक्ष को भी चाहिए कि वो जो जनता के हितों और देश के हितों के मुद्दे हैं उन पर पार्टी के साथ, यानी सत्ताधारी पार्टी के साथ, सरकार के साथ सामंजस्य बना के चले। हमारा सुझाव है कि सरकार के सलाहकार मोदी कैबिनेट को मशवरा दें कि देश में महामारी और लॉकडाउन के बाद चौतरफा जो बेरोजगारी की भयानक स्थिति बन गई है वो एक लावे की तरह पनप रही है। ये सब जानते हैं, जो कभी भी फट सकता है। जाहिर है जब लावा फटता है तो क्या होता है, ये भी सब जानते हैं। तो जब जनता ऐसे में उतर आएगी, ऐसे में कई हिंदू धार्मिक पंडित भी आप सुनते रहे होंगे यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये कहते रहे हैं और दोहराते रहे हैं कि मोदी झूठे हैं, उनकी सरकार झूठ बोलती है। ये जो है वो हिंदू पंडित, धार्मिक पंडित अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अक्सर बताते रहे हैं, बोलते रहते हैं। तो उनकी सरकार झूठ बोलती है और देश को खौफनाक स्थिति में ले गए हैं मोदी जी। ये ब्राह्मण पंडितों का कई बार यूट्यूब के ऊपर बयान आया है। हमें लगता है कि मोदी जी को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। जब कोई यानी धार्मिक पंडित इस बात को कहता है तो उसके कोई माने होते हैं। जाहिर है हम जब अपने मजहब में आस्था रखते हैं तो हमें अपने मजहब के रहनुमाओं की बात भी माननी चाहिए। हालांकि मेरे जैसे मोदी के भक्तों का मानना है कि मोदी और उनकी सरकार पर अभी हमें भरोसा करना चाहिए। मेरे जैसे कितने होंगे पता नहीं, लेकिन लोग हमको मूर्ख कहने लगे हैं, चूंकि हम जाहिर है जिन पर भरोसा कर रहे हैं वो लोगों का कहना है आप मूर्ख हैं। पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल हम मान लेते हैं कि हम मूर्ख ही सही। लोग ये भी कहते हैं कि अगर भरोसे के खेल में देश तबाह हो गया तो क्या होगा। जैसे कि अधिकतर सरकारी बड़ी कंपनियां निजी कर दी गई हैं, आप जानते हैं। जैसे रेलवे जैसी लाभ में चलने वाली सरकारी संस्था का रफ्ता निजीकरण किया जा चुका है। एयर इंडिया, BSNL, MTNL के अलावा 20 सरकारी कंपनियां प्राइवेट होने को हैं या हो गई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण का
आप जानते हैं कि निजीकरण का पहले ही विस्तार हो चुका है, जिसकी मार देश का आम नागरिक झेल रहा है। लेकिन मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि तमाम महामारियों, मुसीबतों, जनता विरोधी योजनाओं तथा परेशानियों के बावजूद मोदी समर्थकों की जो भीड़ है उसमें कोई भारी गिरावट नजर नहीं आती है। भले देश की जीडीपी गिरकर अब तक के सबसे निचले स्थान पर आ पड़ी हो, वैसे विपक्ष की भूमिका भी हमको शक के दायरे में नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे विपक्ष ने संसद का स्वरूप बदलने के लिए सत्ता पक्ष की सलाह को मान लिया हो। पता नहीं, वैसे विशेष जो हमारा विपक्ष है ना, उसको भी अब ज्यादा सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कुछ करना वरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा है और उसमें हमें एग्रेशन कम लगता है। जाहिर है वो जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव हो या सड़क हो या सदन हो, वो कुछ उसमें लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ दम है। खैर, विपक्ष जब ये सत्ता में जो इस वक्त पार्टी है वो पहले विपक्ष में थी, उनका अगर आप देखें तो एग्रेशन बहुत ज़बरदस्त होता था। ऐसा लगता था जैसे शायद उनका हर कदम ये कह रहा हो कि अब संसद पर उनको कब्जा करना है, और वाकई उनका एग्रेशन उनको संसद तक ले आया और भारी बहुमत से उसने वहां पर पहुंचा दिया। खैर, ये अलग मुद्दे हैं। बस संसद में शोर मचा लेना कोई काफ़ी नहीं होता है, सड़कों पर आना इसके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन वो सब मर्यादाओं के साथ होना चाहिए और वो जो है वो अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए, गांधी के तरीकों पर होना चाहिए, और उतना भी नहीं चाहिए और यानी वैसे तो एक बात यह है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, कानून बने हुए हैं, एपिडेमिक और यानी पेंडेमिक एक्ट्स बने हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये कानून जो है जाहिर है किस लिए बनाए गए हैं, इसीलिए शायद होंगे कि लोग सड़कों पे ना उतरें, जो चल रहा है चलने दो। और इसके पीछे बहुत सारा कुछ हो चुका है। अगर आप देखें तो इस कोरोना काल में वो सारे काम हो गए जो सामान्य हालात में नहीं हो सकते थे। हमारा देश, हमारे देश की जनता और दुनिया के लोग जान रहे हैं। वैसे भी सरकार से सवाल करने को सड़क से संसद तक अपराध बना दिया गया है, तो आप जानते ही हैं, है ना। मुंह से मास्क बांधो और पेट से पत्थर, है ना। आंखें बंद रखो और जबान पर ताला, तो आपकी खैर, वरना बहुत सी धाराएं हैं आपके लिए जनाब, याद रखिएगा। हाँ, कभी आप जो है वो अपनी मस्ती में मस्त रहें। आपको जेल में डालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं सरकार के पास, और इस वक्त जो कानून है, जो कानून बना लिए गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, राइटर्स, सोशल एक्टिविस्ट, है ना, उन लोगों को और स्टूडेंट्स को, विचारकों को जो है वो पिछले दिनों में जेल डाल दिया गया था। आप जानते ही हैं, रासू का एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसमें किसी को भी डाला जा सकता है। हालांकि लोगों का विश्वास अब न्यायपालिका पर जम चुका है, चूँकि पिछले दिनों में न्यायपालिका ने जो फैसले लिए हैं और उन लोगों को जो बाइज्जत बरी किया है, जिनको ज़बरदस्ती रासू का तहत डाला गया था, उससे देश की जनता में एक हौसला आया है और विश्वास जमा है। किसी ने कहा है, मुझे लगता है कि ठीक ही कहा होगा, कि गरीबी हटानी है तो गरीब को ही ख़त्म कर दो, यानी गरीब को ही हटा दो तो गरीबी रहेगी नहीं। बहुत अच्छा फार्मूला है भैया, ये बहुत बढ़िया है। जाहिर है ये तो फेवर में जाता है उन लोगों और उन सरकारों के जो देश में गरीबों को वाकई ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब बताइए, 50,000 लोग देश में हर हफ्ते बेरोजगार हो रहे हैं, 15 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। ये सब क्या है? अब इसके बाद क्या होगा? वो लावे की जो बात हम पहले कर रहे थे, वो फटेगा कि नहीं फटेगा, हो सकता है उससे पहले ही सरकारें जो है अलर्ट हो जाएं और किसानों, मजदूरों और दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बुनियादी मसलों को और गरीबों के मसलों को हल कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है। लेकिन आज इस फॉर्मूले पर अमल होता वैसे नजर आता है। गरीब हटा दो, गरीबी हट जाएगी। देश में गरीब, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक दिन ब दिन मुश्किलों में घिरा चला जा रहा है। जबकि साहूकार को अगर आप देखें, साम्राज्यवाद जो है और कुछ बड़े कॉरपोरेट घराने आज उनकी बल्ले बल्ले है। सत्ताधारी समूह को शायद ये बात समझ आ गई है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को साथ लेकर चलो और बैंकर्स को, बैंकों को, पैसे को, मीडिया को कुछ टुकड़े उकड़े डालकर अपने साथ लेकर चलो तो शायद हम सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जब जनता का सैलाब अपनी जान हथेली पर लेकर जालिम और कपटी सरकारों के खिलाफ सड़कों पर उतरता है, तो सत्ता के बड़े बड़े मजबूत किलों को रौंदता हुआ सत्ता पर बैठे अहंकारी शासकों के गुरूर को चकना चूर करता हुआ अपने अधिकारों को हासिल कर ले। वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुमको लौटा देगा, वक्त के पास रहमो करम नहीं होता।
हमें उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी पेशकश अगर आपको पसंद आई है तो आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर, लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने की भी मेहरबानी करें। थैंक यू वेरी मच।